नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। संसद में टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा तो बरपेगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्कूटी की रफ्तार देखो। इसके अलावा अखिलेश का लगातार बढ़ रहा है कारवां। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। हंगामा तो बरपेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश किया, जिससे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई। इस विधेयक के तहत मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण पिछले कुछ दिनों में संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बाधित हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधेयकों पर चर्चा और पारित कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। संसद की मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है और इसकी कुल 4 बैठकें निर्धारित हैं। 2015 में जब स्किल इंडिया को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, इसका एक मकसद था कि इंडिया को ग्लोबल स्किल हब बनाए। और हमने और इस पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, ऐसे में अब जितनी बैठकें बची हैं उन बैठकों में क्या कुछ काम हो पाएगा संसद में, किस तरह से कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। ऐसे में सरकार की मंशा थी कि तमाम बिलों को पास करा लिया जाए। हालांकि चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन बड़ी चीज कि जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, पहले 12 सांसद निलंबित हो जाते हैं और उसे लेके हंगामा। फिर उसके बाद फिर अजय मिश्र टेनी का मामला और ज्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पे जब मीडिया से बदसलूकी के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया और मुहिम लगातार तेज हो गई। अगर राहुल गांधी के रिसेंटली बयान की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाता विपक्ष की मुहिम जारी रहेगी। आज भी उसी तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। कल 12:30 बजे संसद से लेके और विजय चौक तक विपक्ष का मार्च है। और ऐसे में चाहे वो अजय मिश्र टेनी की इस्तीफे की बात करें या हम उसके साथ 12 सांसदों के निलंबन की बात करें, दोनों मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा है। और सरकार और विपक्ष के बीच एक तरह से डेड लॉक हो गया है, जिसकी वजह से मामला अब तक नहीं सुलझ पा रहा है। लगातार चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, दोनों सदन ना ही चल पा रहे हैं और लगातार सिर्फ बाधित नहीं हो रहे। एक हंगामा होता है, हंगामे के साथ में काम होता है और यहाँ सिर्फ हंगामा हो रहा है और काम नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये विपक्ष की नई रणनीति भी हो सकती है आगामी चुनाव को देखते हुए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये कि सरकार के लिए यदि ये चुनौती बनी रहेगी तो आगे किस तरह से सरकार इस चुनौती से निपटेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर इसे लेके विपक्ष से सवाल करते हो तो जाहिर तौर पे वो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आज जिस तरह की चीजें खासतौर पे देखने को मिलती है, लोग पूछते हैं क्या तुम सरकार की पैरवी कर रहे हो, क्या सरकार के आदमी हो या सरकार से बात करोगे। तो विपक्ष की तरफ से भी इसी तरह कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो देखने वाली है कि सरकार लगातार, खुद प्रधानमंत्री इस बात की अपील कर चुके हैं कि सरकार जो है बहस के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष कह रहा सरकार बहस नहीं कर रही। सरकार किन मुद्दों पे बहस के लिए तैयार है? सरकार अपने स्पष्टीकरण दे रही है। विपक्ष किन मुद्दों पर बहस चाहता है? विपक्ष अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। संजय सिंह की बात करें तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के तहत आज उन्होंने गृह राज्य मंत्री के लेकर चर्चा की बात राज्यसभा में उठाई थी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार 12 जो सांसद निलंबित हुए उसे लेकर लोकसभा में हंगामा देखने को मिल रहा था। लेकिन मुद्दे तमाम है, पहला मुद्दा नहीं है। आज अगर हम कांग्रेस राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी खुद मुद्दों को गिना रहे, चाहे वो लद्दाख की बात करें, एमएसपी की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम मुद्दे हैं, पेगासस की बात करें, तमाम मुद्दे हैं। तो क्या इन मुद्दों पे पहले चर्चा नहीं हो सकती? लेकिन
ये बात क्या विपक्ष नहीं समझ रहा है या सरकार नहीं समझ रही है? तमाम मुद्दे जो चर्चा के लिए विपक्ष कह रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं जो जिन्हें जनता जानना चाहती है कि सरकार आखिर ने लेके क्या कर रही है, सरकार उनसे भाग रही है। सरकार अपने विषयों पे चर्चा कराना चाहती है, सरकार अपने ढंग से सदन चलाना चाहती है, विपक्ष की बात जनता की आवाज कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। तो कई सारे रीजन है जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो लगातार जब से सत्र शुरू हुआ तब से लगातार हंगामा देखने को मिला। 26 बिल थे जो कि सरकार को पास कराने थे। अगर हम चुनाव संशोधन बिल की बात करते हैं तो लोकसभा में जरूर पास हो गया, लेकिन अभी भी राज्यसभा में इसे पास होना। तमाम अन्य बिल क्या 23 दिसंबर से पहले जो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, क्या उससे पहले सरकार लाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि 23 तारीख तक जो है हंगामा विपक्ष का इसी तरह जारी रहेगा। जी बिल्कुल, हंगामा विपक्ष का जारी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर यदि सदन की कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे सरकार पर सवाल उठते हैं। जिस तरह से जनता भी चाहती है कि सदन में कार्रवाई हो, तमाम विधेयक जो पारित होने हैं वो चुनाव से पहले पारित हो, ऐसे में सरकार अब विपक्ष से जिस तरह से विपक्ष की रणनीति सामने आ रही है, बार बार वॉकआउट करते हैं, स्थगित करते हैं, चाहे सरकार उन मुद्दों को मान रही हो या ना रही हो, आगे सरकार की क्या रणनीति होगी, किस तरह से सरकार आगे सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, हर एक को चुनाव में जाना है। तमाम मीडिया के जरिए चाहे विपक्ष को देखे या सरकार देखे, तमाम चीजें जो है वो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। रिसेंटली अगर हम चाहे पीयूष गोयल के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष है वो साथ नहीं दे रहा। और दूसरी बड़ी चीज की विपक्ष का कहना है कि सरकार का काम है सत्र को चलाना, विपक्ष को मनाना। आज भी जो बैठक हुई, खासतौर लंबी शांति पहले विपक्ष की बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित होता है जिसमें कि एक आम राय बनाने की बात होती है। फिर उसके बाद 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई जाती है जिसमें कुछ पार्टियां बुलाई जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है, वो साफ तौर कह रहे थे कि सरकार जो है विपक्ष के अंदर फूट डलवाना चाहती है। अगर 12 सांसदों के निलंबन की बात है तो क्या सभी पार्टियों को उसमें बुलाया जाए और सभी पार्टियों के साथ सरकार को मंथन करना चाहिए, ना कि गिने चुने 4-5 दलों के साथ सरकार मंथन करे कि किस तरह निलंबन लेके बात करे। तो कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष में फूट डालने का काम कर रही है, यानी सरकार जो है वो संसद नहीं चलाना चाहती है, लेकिन सरकार जो है इसका पूरा ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर छोड़ रही है कि तमाम बिल है, तमाम जो काम है जो जनता के लिए होने हैं उनमें विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से सदन की कार्रवाई को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, विपक्ष यहां पर सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रही है और सरकार विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर यहां पर दोनों को ये समझना चाहिए कि सदन में यदि कार्रवाइयां नहीं होंगी, सदन में यदि बिल पारित नहीं होंगे तो सीधे तौर पर जनता को नुकसान होगा और आगामी चुनाव में इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। और इसके बाद बात करेंगे स्कूटी की रफ्तार देखो, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस
2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे स्कूटी की रफ्तार। देखो, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के वादे के बाद अब प्रियंका गांधी ने इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रियंका की अध्यक्षता में आज सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रियंका के अलावा बैठक में दीपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा की गई। तो लगातार प्रियंका गांधी जिस तरह से महिलाओं को 40% टिकट राजनीति में देने की बात करती हुई नजर आई हैं, साथ ही साथ महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर 2022 के चुनाव में प्रियंका महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कहती हुई नजर आई है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा इसकी पहल की गई है। 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी चंद्रमणि, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा लगातार महिलाओं की 40% हिस्सेदारी की बात राजनीति में चली आ रही थी, अब क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बात को लेकर ऐलान किया है कि 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी, क्या कुछ चर्चा हुई है बैठक में? ये देखिए, आज की बात करें तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी। इसके साथ ही में दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। वहीं अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद थे और जो विधायक दल की नेता हैं आराधना मिश्रा, वो भी मौजूद थी। तो कुल मिलाकर इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई कि कैसे टिकट बांटे जाए और किस तरह से नीति निर्धारित की जाए जिससे अधिक से अधिक वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। उसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें खास तौर से ये रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से टिकटों का बंटवारा करना, और जिस तरह से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाना है, तो उन महिलाओं को लेकर भी, जैसे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उस तरह से जमीन पर उतनी मजबूत नजर नहीं आती जितनी प्रदेश में जो बड़ी पार्टियां हैं वो हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत रणनीति निर्धारित की जा रही है और किस तरह से लोगों के पास जाया जाए। और जिस तरह से प्रियंका लगातार आधी आबादी को लेकर लगातार चुनाव में आने का प्रयास कर रही, लगातार ये रिझाने का प्रयास कर रही कि महिलाओं के साथ है कांग्रेस, तो उसको किस तरह से जमीन पर लाया जाए और जो 40% महिलाएं रहेंगी वो किस किस क्षेत्र में रहेंगी, किस तरह का राजनीतिक बैकग्राउंड होगा, वो तमाम चीजों पर एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। और निश्चित तौर से जब इस तरह की योजना तैयार की जा रही है तो जल्द से जल्द पब्लिक के बीच में भी ये प्रस्तुत की जाएगी किस तरह से टिकट दिए जाएंगे और क्या रूपरेखा रहेगी, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह से महिलाओं को टिकट देने की बात हो रही है, लेकिन लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं महिलाओं की भागीदारी की यदि राजनीति में बात की जाए तो अभी भी बहुत अधिक भागीदारी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या ये बड़ी चुनौती हो सकती है कि हर क्षेत्र से 40% महिला की जो बात की जा रही है वो उम्मीदवार खड़े किए जाएं और वो उम्मीदवार दमदार हो जो कहीं ना कहीं चुनाव जिता सके कांग्रेस को? जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ 7 विधायक उनके पास रहे थे और 7 में से भी 2 उनकी पार्टी छोड़कर चले गए, यानी कि सिर्फ 5 विधायक कांग्रेस पार्टी को के पास बचे हैं, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ 5 विधायक हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कितनी कमजोर है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस पैर जमाने का प्रयास कर रही है और वो निश्चित तौर से ये महिलाओं के बहाने, क्योंकि एक निश्चित वोट बैंक बनाना चाहती है कांग्रेस कि एक मजबूत तबका उसके साथ आ जाए जिससे उसका वोट बैंक बन सके और जिससे वो चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। तो उसी का प्रयास कर रही है और प्रियंका गांधी और महिला होने के नाते और महिलाओं के उत्थान की बात करके वो निश्चित तौर से आधी आबादी को अपने हक में लाना चाहती है। अगर महिलाएं कांग्रेस को वोट करने लगेंगी तो निश्चित तौर से
एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ हो सकता है और उसी का प्रयास कर रही है प्रियंका गांधी। यही कारण है कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की गई है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए चंद्रमणि, तो कुल मिलाकर कुछ अधिक होने के लिए है नहीं। ऐसे में जो प्रयोग किया जा रहा है, यदि वो प्रयोग चलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में लाभदायक होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई है, 40% महिलाओं को टिकट देने को लेकर चर्चा भी हुई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बढ़ रहा है कारवां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। CLU ऐसी कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ CLU ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ 35,000 ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। PSIDC, PFC, PAIC ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSME ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। जो ऐलान कीता लागू कीता। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बढ़ रहा है कारवां। यूपी में बलिया की चिलकहर विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सोमवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राम इकबाल सिंह कई बार मोदी सरकार की आलोचना को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। उन्होंने कृषि कानूनों पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि ये कानून वापस लेने चाहिए। अगर किसानों के हित के बारे में सोचना है तो बेहतर है कि सरकार किसानों से सहमति लेकर नया बिल लेकर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को किसानों के खून से नहाने की आदत अब बंद कर देनी चाहिए। और अब बात करते हैं संगम नगरी है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर उन्हें आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। पीएमओ ने कहा है कि वह स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री फंड ट्रांसफर करने के अलावा चयनित महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा चिन्हित महिलाओं के संग वार्ता भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कई अन्य मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे
और साथ ही साथ महिलाओं की सहायता के लिए, उनके कौशल विकास के लिए बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि विशेष रूप से महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही साथ इस मुद्दे पर महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा होगी, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आएंगी। और इसके बाद बात करेंगे योगी के पूर्वांचल फतेह की। आगामी चुनाव से पहले यूपी में सियासी दौड़ लग रही है। ऐसे में आज मिर्जापुर में 3037 करोड़ की लागत से बने 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस दौरान समारोह स्थल के मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। साथ ही उनसे पहले जौनपुर में फौजदार इंटर कॉलेज के मैदान में दोपहर 12 बजे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 573 करोड़ 36 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार सरकारी खजाने में डकैती डालने का काम करती थी। शासन की योजनाओं को सिर्फ अपने चहेतों को दिया जाता था। गरीब व किसान तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ही रहते थे, लेकिन भाजपा सरकार में आज गरीब व किसान को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर सड़क पर चलता है तो वहीं दूसरी तरफ माफिया राज पर चलाया जा रहा है। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे। और इसी के साथ 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।